करते हैं। आज हमने क्योंकि टेंसर एनालिसिस स्टार्ट करनी है, तो टेंसर एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं कि वेक्टर एनालिसिस एंड टेंसर एनालिसिस में क्या डिफरेंस है। तो जैसे कि आप लोग वेक्टर पहले पढ़ के आ चुके हैं, आपने ये मैट्रिक में पढ़ा होगा या एफएससी की बुक्स में पढ़ा होगा। स्केलर और वेक्टर की डेफिनेशन आपने की होगी। तो वहां पे आप देखते थे कि स्केलर आपके पास एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर आपके पास एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और उसकी डायरेक्शन भी होती है। तब हम कहते हैं कि जो हमारे पास क्वांटिटी है वो वेक्टर कहलाती है। और फिर असल जो इसकी टेक्स्ट बुक है वहां पर बहुत ज्यादा एग्जांपल्स भी इसकी दी हुई हैं कि कौन कौन सी चीज जो है वो वेक्टर है। जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ चंद एक लिखी हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स की। ये हमारे पास वेक्टर होता है। तो बिकॉज आज हमने टेंसर पढ़ना है तो मैंने इसलिए वेक्टर की लिखी ताकि आपको ये पता चल जाए कि अगर वेक्टर की डेफिनेशन में हम एक एक्स्ट्रा चीज ऐड कर दें तो तब हमारे पास जो क्वांटिटी है वो टेंसर कहलाती है। तो इसका मतलब टेंसर में हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, और एक्स्ट्रा चीज ये है कि हमारे पास इसमें प्लेन होता है। अब फॉर एग्जाम्पल आप वेक्टर में ऐसे करते थे, आप अपना कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर करते थे, और फॉर एग्जाम्पल अगर वो 3D में भी आप लेते थे तो आप खुद से कोई वेक्टर उसके लिए ड्रॉ कर लेते थे। सिंपल, आपको बस इसके लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जरूरत थी। लेकिन टेंसर में क्या होता है, टेंसर में आप वही कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हो और उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई प्लेन डिफाइन कर लेते हो, यानी कोई स्पेसिफिक एक रीजन लेते हो और उस रीजन के किसी भी हिस्से पे आप क्या करते हो, वेक्टर्स ड्रॉ कर लेते हो। इस किस्म की जो स्टडी है उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास टेंसर एनालिसिस है। और अक्सर बुक्स में या अक्सर जब पेपर वगैरह कोई होता है, टेस्ट वगैरह, उसमें इससे रिलेटेड काफ़ी एमसीक्यूज आ जाते हैं। अभी हम इसकी 2-3 डेफिनेशन और भी पढ़ेंगे जो कि एमसीक्यूज में आती हैं। फिलहाल ये जनरल सी बात है, टेंसर और वेक्टर में क्या फ़र्क है। अक्सर औकात कोई इंटरव्यू में आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टेंसर। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि टेंसर, अगर आपको कुछ याद हो, फिजिक्स फर्स्ट ईयर की है जिसमें हम स्ट्रेस, स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेन पढ़ते थे, ये उससे ही थोड़ी बहुत रिलेटेड है। असल में टेंसर का मीनिंग ये है कि आपके पास कोई ऐसा रबर का पीस, जैसे आपके पास रबर बैंड होता है, उसको अगर आप खींचते हैं, खींचने के बाद वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो टेंसर का मतलब यही होता है कि आपके पास कोई ऐसी इलास्टिक चीज जिसकी कोई लेंथ हो, जब आप उसको खींचो तो उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाए और वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए, तो ये हमारे पास टेंसर होता है। असल में सबसे पहले हमारे पास स्केलर बना था, फिर वेक्टर की इन्वेंशन होती है, फिर बाद में टेंसर आ जाता है। तो यानी जो टेंसर है हमारे पास वो जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट है, यानी वेक्टर और स्केलर से बड़ा कॉन्सेप्ट है। और आगे जाके आप ये भी पढ़ेंगे कि जो वेक्टर है उसको हम 3D में यूज करते हैं, जबकि टेंसर के लिए हम क्या करते हैं, 4D यूज करते हैं, या अप टू सो ऑन एनडी भी आप यूज कर सकते हैं। फिर अब उसके बाद हम आगे जाएंगे, कुछ बेसिक सी डेफिनेशंस पढ़ेंगे कि जो हमारे पास जीरो ऑर्डर टेंसर होता है उसको स्केलर कहा जाता है, और जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर टेंसर है उसको वेक्टर कहा जाता है, और जो सेकंड ऑर्डर टेंसर है उसको डाइट कहा जाता है। मजीद आप और भी सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ेंगे, लेकिन बहरहाल आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि वेक्टर और टेंसर क्या चीज़ है। फिर यहाँ पर एक और अहम नोट लिखा है कि अ टेंसर इज अ जनरलाइजेशन ऑफ अ वेक्टर। वही पीछे वाली बात जो मैंने बताई है कि हमारे पास जो टेंसर है वो जनरलाइज कॉन्सेप्ट है वेक्टर का। ये जो ब्रैकेट में लिखा है, नॉट अ मैट्रिक्स एग्जैक्टली, अब इसका भी एक मीनिंग होता है। असल में होता ये है कि आप लोग क्या करते हो, आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हो, आप उसमें कोई बॉक्स फॉर एग्जांपल ले लो। अब मैं यहाँ ड्रॉ नहीं कर सकती, आप माइंड में इमेजिन करें कि ये एक 3D बॉक्स है। अब ये जो 3D बॉक्स है, अब फॉर एग्जांपल ये रबड़ का है क्योंकि मैं टेंसर की बात कर रही हूँ, तो हम इस पे फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी मैं अगर इसको खींचना चाहूँ तो मैं इस तरफ खींच सकती हूँ,
ठीक है। अगर 3D में है तो मैं इसको इस डायरेक्शन में भी खींच सकती हूँ, तब ऐसे इस तरीके से ये लंबा हो जाएगा। अगर मैं इस तरफ से फोर्स अप्लाई करूँ तो ये इस साइड से इसकी लेंथ हो जाएगी। तो यानी इसके ऊपर मैं एक साइड पर मैं 3 तरह की फोर्स अप्लाई कर सकती हूँ, अगर 3D की बात कर रही हूँ तब। फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से इस साइड पे फोर्स अप्लाई करूँ तो तब भी मेरे पास 3 फोर्सेस आ जाएंगी। यानी अगर आपके पास कोई 3D ऑब्जेक्ट है तो उस पे जो डिफरेंट टाइप की फोर्सेस हैं वो 9 फोर्सेस लगती हैं, ये आप खुद इमेजिन करें। फिर उसके बाद होता ये है कि हम उसको वैसे ब्रैकेट में लिख देते हैं, ब्रैकेट मीन्स मैट्रिक्स की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर मैं खुद से नाम दे दूँ 1 2 3 का, फिर 3 4 5 6 7 8 इस तरह नेम दे दूँ, तो मैं इसको अगर ऐसे मैट्रिक्स में लिख दूं तो टोटल मेरे पास 9 जो है वो स्ट्रेस बन जाएगा अपने इलास्टिक ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो उसको अगर हम मैट्रिक्स में लिखें, तब इसने कहा है कि अगर आप अपने टेंसर की वैल्यूज को ऐसे मैट्रिक्स में लिखते हो तो तब वो आपके पास एक मैट्रिक्स नहीं बनता, बल्कि वो उसको रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है। तो उसको उसने कहा है कि ये मैट्रिक्स नहीं है, बल्कि इससे हम अपने कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे, तो आप इसको मैट्रिक्स में मत लेके जाइएगा। फिर जो अहम बात इसमें या जो पेपर में आती है वो उसने ये पूछा होता है कि लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। एक पेपर में आया हुआ था एमसीक्यूज में, उसने पूछा होता कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। असल में वो हमसे वेक्टर और टेंसर के दरमियान में डिफरेंस पूछ रहा था। तो आपको ये याद रखना है कि जो हमारे पास वेक्टर है उसमें लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सेटिस्फाई होता है, जबकि टेंसर में लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमारे पास सेटिस्फाई नहीं होता। इस चीज को याद रखिएगा। तो तब आप वहां पे आपको जब आपने डेफिनेशन पढ़ी है तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि टेंसर में ये लॉ जो है वो भी नहीं करता, जबकि वेक्टर में करता है। फिर ऊपर एक छोटी सी एग्जांपल लिखी है कि इलेक्ट्रिक करंट ले लें विच हैज डायरेक्शन बट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सिंपल सी बात है, बाकी ये बात मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। जी, जो बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये मैं अभी सिंपल सी बात बता रही हूँ। अभी हम टेंसर पढ़ेंगे, फिर जब आप टेंसर पढ़ेंगे फिर आप आगे जाएंगे, आपको वो छोटी छोटी डेफिनेशंस भी खुद ही समझ आने लग जाएंगी। ये तो मैं सिंपल सा बस आपको कहते हैं गो थ्रू दे रही हूँ कि ये होता है। अभी तो हम स्टार्ट करेंगे कि टेंसर क्या होता है, बेसिक सी डेफिनेशंस के ऊपर जाएंगे। अब ये जो बुक मैं फॉलो कर रही हूँ वो डॉक्टर नवाजिश अली शाह की है, इसका पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगी। ये जो मेरे नोट्स हैं इनका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, और जो इसकी ऑफिशियल बुक है उसका पीडीएफ भी मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी। तो नोट वगैरह की टेंशन मत कीजिएगा। तो ये इसका चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 है कार्टेशियन टेंसर। अब जितना मैंने लिखा है और जो पॉइंट्स लिखे हैं आपने सिर्फ वही करने हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट बात ही लिखी है, एक्स्ट्रा चीज कोई नहीं लिखी हुई। इसके बाद हम एमसीक्यूज भी करेंगे, फिर आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन है समिशन कन्वेंशन की। अब आपको इस चीज का तो आइडिया होगा कि अगर आपके पास कोई इस तरह से एक्सप्रेशन लिखी हुई है आप उसको समिशन में ऐसे लिख सकते हैं। अब इतना आप पढ़ाए हैं, जरिए बात है बीएससी एमएससी की है, तो बहरहाल इतना आइडिया होगा कि इसको ऐसे तो लिख सकते हैं समिशन की फॉर्म में। अगर हम जे को वैल्यूज देना स्टार्ट करें 1 से 3 तक तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन जाती है। ये सिंपल उसने बताया एक्सप्रेशन है। अब आइंस्टाइन ने हमें एक बात बताई थी, उसने कहा था कि आप जो है अपने एक्सप्रेशन में अगर समीशन ना लिखो, यानी इसको हटा दो और ये लिख दो कि जे की वैल्यूज 1 2 3 हैं, तब इसका मतलब और इसका मतलब सेम ही है। मतलब समीशन अगर ना लिखें तब भी हमें पता है कि जो हमारे पास ये टर्म है इसके अंदर समीशन आएगा। यानी हम समीशन का वर्ड लिखे ना लिखे हमें फर्क नहीं पड़ता, इस टर्म की हमें समझ आती है कि ये क्या टर्म लिखी हुई है। ये सिर्फ टेंसर में होगा, ये चीज याद रखिएगा, बाकी बाकी किसी सब्जेक्ट में ये चीज नहीं है। तो आप इसको टेंसर के वाले से ही पढ़िएगा। और बेस में आपको पता है इसको इंडेक्स कहते हैं। यहाँ पे रिपीटिंग इंडेक्स लिखा हुआ है, रिपीटिंग इंडेक्स का मतलब है कि जे रिपीट हो रहा है, यानी जे सेम है नीचे, तो रिपीट का मतलब यही है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है डमी इंडेक्स की और फ्री इंडेक्स की। ये सिंपल सी बेसिक सी बातें आ रही हैं, ये इंपॉर्टेंट भी हैं क्योंकि ये कई बार एमसीक्यूज में पूछी जा भी चुकी हैं। और अगर आप एफपीएससी का टेस्ट देते हैं तो वहां पर भी वो बेसिक ही पूछेगा मोस्टली, क्योंकि बच्चों को बेसिक ही नहीं आता, वो हाई लेवल पे ज्यादा डायरेक्ट चले जाते हैं। तो थोड़ा सा इस पे ध्यान रखिएगा, और जो पेपर में आएगा वो मैं साथ साथ एमसीक्यूज आपको बता दूंगी। तो पहले हाँ हमारे पास होती है हैं यार डमी। साढ़े 10,000 काइंडली अपना माइक ऑफ कर यार लें। नहीं है ये व्हाट्सएप देना है हाँ गल नहीं बोलेंगे
फिर उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन है डमी इंडेक्स की और फ्री इंडेक्स की, कि डमी इंडेक्स क्या होता है, फ्री क्या होता है। देखें, डमी से आपको साफ पता चल रहा है, डमी का मतलब है कि डबल टाइम किसी चीज का आना, रिपीट होना, डमी कहलाता है। तो एन इंडेक्स विच इज रिपीटेड इन अ गिवन एक्सप्रेशन, यानी अगर आप कोई भी एक्सप्रेशन लिखते हो, अगर उस एक्सप्रेशन में कोई इंडेक्स रिपीट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है। अब आप अगर इस एक्सप्रेशन में आप देखें के 2 बार आ रहा है, तो इसका मतलब के रिपीट हो रहा है, और के हमारे पास क्या है, के हमारे पास एक डमी इंडेक्स है। और अगर इंडेक्स की ऐसी वैल्यू जो रिपीट ना हो रही हो, जैसे यहाँ पे जे लिखा हुआ है, तो जे हमारे पास एक फ्री इंडेक्स है। तो यानी जो रिपीट हो रहा है वो डमी इंडेक्स है, और जो रिपीट नहीं हो रहा वो फ्री इंडेक्स कहलाता है। अब डमी इंडेक्स को आगे हम शॉर्ट में जो करेंगे वो समीशन का वर्ड यूज करेंगे इसके लिए। सिंपल आप कहोगे कि समीशन इंडेक्स, तो समीशन का मतलब डमी ही होगा। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि हमारे पास क्या होता है। सिंपल सी बेसिक सी बात लिखी है, एक वन में आपको एक एक्सप्रेशन दी हुई है, इसको आप सिंपल जो है वो आइंस्टाइन नोटेशन में लिख सकते हैं। समीशन में लिख दिया, समीशन हटा दिया। हमें पता है कि अगर समीशन नहीं लिखा हुआ तो मुझे पता है इसकी वैल्यू 1 से 3 होगी। सिंपल नीचे भी आपके पास एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है, इस एक्सप्रेशन में भी आप सिंपल समीशन हटा के लिख दो, तब आपको पता है कि आइंस्टाइन नोटेशन है। सिमिलरली ये बेसिक सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है। अब यहाँ ये 5 वाला एग्जांपल है, ये भी सेम है, इसको आप समीशन में लिख सकते हैं, और आई की वैल्यू 1 2 3 है, आपको पता है, बिल्कुल सिंपल है। इसमें राइट आउट एक्सप्लिसिटली द फॉलोइंग समीशन एंड कंपेयर द रिजल्ट, यानी सिंपल आपके पास एक्सप्रेशन लिखी है, ये आइंस्टाइन में है। अब आपने क्या किया, सिंपल आई को वैल्यूज देना स्टार्ट की। पहले आपने आई की जगह पे 1 पुट किया, फिर 2 पुट किया, फिर 3 पुट किया, फिर सिंपल अंदर जो स्केलर्स है उनको उसको मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करने से कोई एक एक्सप्रेशन आ गई। ये सिंपल सी जर्नल सी बात उसने बताई है कि कैसे लिखते हैं, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट में फिर उसने हमें क्या दिया, ए जे एक्स जे प्लस ए के वाई के। सिंपल उसने जे को वैल्यू दे दी है यहाँ पे, और के को भी वैल्यू दे दी है। एक चीज याद रखिएगा, जे और के यहाँ पे डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, तो इसलिए उसने पहले जे को वैल्यू दी, फिर उसको ब्रैकेट क्लोज में लिखा, प्लस के हमारे पास एक और इंडेक्स है, एक न्यू इंडेक्स है, तो उसकी वैल्यूज उसने यहाँ पे दी। सिंपल वो बता रहा है कि अगर आपके पास डिफरेंट इंडेक्स हो तो आपने ऐसे ऐसे चेंज वैल्यू देनी है। अब ये नोट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे हेल्प करेगा इंडेक्सेस को समझने में। सबसे पहला नोट ये है कि अ रिपीटेड suffix may be replaced by any other suitable symbol not already in use। यानी अगर आपके पास कोई भी आप एक्सप्रेशन लिखते हो, उस एक्सप्रेशन में आपने अगर कोई भी इंडेक्स यूज किया है, तो आप उस इंडेक्स की जगह पे कोई और नंबर भी लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या था, तो आई की जगह पर आप जे लिख सकते हो, लेकिन ये चीज याद रखिएगा, सेम आपने इंडेक्स बार बार यूज नहीं करना। जैसे ऊपर आई और के लिखा हुआ था, आप के की जगह पे अगेन आई पुट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि आई आप पहले यूज कर चुके हैं, सो आप बार बार कोई इंडेक्स यूज नहीं कर सकते। सेकंड में उसने बताया है कि नो सुफिक्स में अक्कर मोर देन ट्वाइस इन एन एक्सप्रेशन, यानी कोई भी अगर आप इंडिसेस लेते हो या कोई सुफिक्स लेते हो, दोनों का मतलब सेम है, वो आप 2 से ज्यादा बार नहीं लिख सकते। 2 से ज्यादा बार का मतलब ये है, एग्जाम्पल नीचे मैंने लिखी है कि ए आई आई एक्स आई, जैसे ये लिखा हुआ है, तो इसमें देखें जो आपके पास आई है वो 3 बार आ गया है, तो ये रिस्ट्रिक्शन है आपके पास कि आपने आई को सिर्फ 2 बार लिखना है, ज्यादा बार आप नहीं लिख सकते। ये टेंसर की कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये खुद से मैंने नहीं बनाया, बल्कि ये पहले से ही है कि आपने किसी भी सुफिक्स को जो है वो 2 बार ही यूज करना है, इससे ज्यादा बार यूज नहीं करना। फिर सिंपल से उसने बताया है कि अगर आपके पास कोई भी उसने डिफरेंट अपनी तरफ से दे दी है, कोई एक्सप्रेशन दी है, उसने क्या, आपने इसको वैल्यू देनी है। अब देखें इसमें आई और जे लिखा हुआ है, आपने क्या किया, आपने आई को फिक्स कर दिया, जे को देखे यहाँ पे डमी वेरिएबल है, क्यों, क्योंकि जे डबल टाइम आ रहा है, आई आपके पास फ्री इंडेक्स है, तो उसने सिंपल जे को वैल्यू दे दी 1 2 3, सिंपल दे दी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। इस तरीके से उसने बताया कि लिख सकते हैं, वो बता रहा है कि आप कैसे समीशन को खोल के लिख सकते हो। इसके बाद आप दोबारा भी आई को वैल्यू दे सकते हैं 1 2 3 की, आपकी मर्जी है, वो सिंपल सी बात टेक्स्ट बुक में बता रहा है कैसे होता है, असल में वो आपका कंसेप्ट क्लियर कर रहा है। नेक्स्ट में फिर उसने बताया कि ए आई आई एक्स जे है, यानी इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, और इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, बात सेम सेम है, लेकिन ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि आई 3 बार आ रहा है।
तो वो क्या कर रहा है, इसको बस लिखने का मेथड बता रहा है कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, और बस ऐसे हमने नहीं लिखना किसी भी सूरत में, और अगर ऐसे लिख सकते हैं तो इस तरीके से हम इसे खोल सकते हैं। ये अभी हम एग्जांपल्स करेंगे, उसमें आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि आई को वैल्यू कैसे देते हैं। एक बार आप बस कॉपी और पेंसिल पकड़ें और एक बार आप हल्का सा समझेंगे, आपको ऑलरेडी कुछ समझ आ जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास डबल सम की, कि डबल सम क्या होता है। एन एक्सप्रेशन कैन इन्वॉल्व मोर देन वन समेशन इंडिसेस, यानी ऐसी एक एक्सप्रेशन जिस एक्सप्रेशन में डबल हमारे पास डमी इंडेक्स यूज हो जाए। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे आई देखें 2 बार आ रहा है, जे भी 2 बार आ रहा है, तो जो हमारे पास डमी इंडेक्स है वो 2 टाइम्स आ गया है। डमी इंडेक्स का यहाँ पे वो सेकंड नेम यूज करेगा समेशन इंडिसेस। तो अब आपने क्या करना है, आगे आपने हर जगह डमी की जगह पर समेशन का वर्ड यूज करना है। सिंपल उसने बुक में नोटेशन दिया कि आपने ऐसा करना है। डिफरेंट बुक्स में वैसे डिफरेंट भी हो सकता है, डमी भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन वैसे ही वो अपनी नवाजिश अली शाह ने जो अपनी बुक में समेशन जो है वो इसकी जगह पे वर्ड रिप्लेस किया है। फिर उसके बाद ये एग्जाम्पल समझ लें, आपको नोट ऊपर वाला ये बात खुद ही समझ आ जाएगी। खुद देखें, उसने एक एक्सप्रेशन दी हुई है, अब आप खुद माइंड में सोचें, आई भी 2 बार है, जे भी 2 बार है, मुझे पता चल गया कि ये डबल सम की डेफिनेशन है, वो वाली इक्वेशन है। अब क्वेश्चन ये अराइज है कि मैं इसमें आई और जे को वैल्यूज कैसे दूं, यानी एट अ टाइम इस सब के अंदर वैल्यू कैसे पुट करनी है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक टर्म को फिक्स कर लेना है और दूसरे में वैल्यू पुट करनी है, फिर बाद में जिसको फिक्स किया था उसमें वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करनी है। इस तरीके से अगर हम करते हैं तो हमें इजी लगता है और क्वेश्चन जल्दी सॉल्व भी हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल देखें, उसने ये लिखी हुई है, आपने क्या किया, यहाँ पे आपने जे को कर लिया फिक्स और आई को वैल्यूज देना स्टार्ट की। आई को आपने देखे यहाँ पर 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा। ठीक है, एक चीज हमारी डन हो गई है। अब नेक्स्ट में आपने क्या किया, नेक्स्ट में आपने जे को वैल्यू देनी है। अब आप ऐसा नहीं कर सकते जे को यहाँ 1 दे, यहाँ 2 दे, यहाँ 3 दे और काम खत्म, ऐसा नहीं है। आपने क्या करना है, क्योंकि देखें ये अलग टर्म है, ये अलग है, ये अलग है, यहाँ पर जे को जो 3 वैल्यूज हमने देनी है 1 2 3 वो और आएंगी, इधर 3 वैल्यूज और आएंगी, इधर और आएंगी। तो इस वजह से जे की वैल्यू यहाँ पर आप 1 2 3 पुट करोगे, और इसकी जगह पर फिर 1 2 3 आपने पुट करना है, इसकी जगह पर फिर अगेन से आपने 1 2 3 पुट किया। इस तरीके से अगर आप वैल्यूज पुट करते हैं, टोटल टर्म्स आप काउंट कर लें कितनी है, आई थिंक इन 9 टर्म्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास डबल सम है उसमें अगर हम अपनी किसी टर्म को सॉल्व करते हैं, और इस टर्म में कितने डबल सम है, 2 डबल सम थे, एक आई था और एक जे था, तो हमारे पास टोटल 9 वैल्यूज आई हैं। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये है, आप 3 का स्क्वायर करोगे, तो यानी अगर डमी इंडिसेस में आपके पास 2 आ जाते हैं डबल सम, यानी दो फ्री सॉरी 2 डमी इंडेक्स आ रहे हैं, तब आप 3 स्क्वायर करोगे। अगर आपके पास 3 आ रहे हैं डमी इंडेक्स, तब आप 3 क्यूब करोगे, यानी नीचे वाला बेस फिक्स रहेगा, पावर आपने चेंज करते जाना है। तो इस तरीके से ये शॉर्ट फॉर्मूला है जिस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डबल सम की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। मैम इसके अलावा एक्सक्यूज मी। जी, मैम मुझे यहाँ से ये थोड़ी सी बता दें कि हमने ये कैसे पता चलेगा कि हमने इसको मतलब कहाँ तक वैल्यूज देनी है। जैसे कि आपने इसको 3 मतलब 1 2 एंड 3 तक दी है ना वैल्यूज। हम्म। ठीक है, वो फॉर्मूला है कि 3 स्क्वायर करेंगे 9 टर्म्स आ जाएंगी। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमने 3 तक वैल्यूज देनी है, 4 तक देनी है या 5 तक देनी है। असल में ये जो बुक है नवाजिश अली शाह की, ये सारे क्वेश्चन के पार्ट हैं। ऊपर उसने बताया है कि जे की वैल्यू सिर्फ 1 से 3 है, जो मेन क्वेश्चन है। ये तो मैंने जस्ट उसके पार्ट लिखे हैं। तो क्वेश्चन में उसने बताया हुआ है कि आपने 3 वैल्यूज ही 3 तक पुट करना है। ओके। नेक्स्ट ये इम्पोर्टेंट बात है, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसको आपने ध्यान में रखते हुए, कुछ प्रॉपर्टीज अभी आगे आएंगी जो कि इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से। तो आपने अब जो भी आपके पास प्रूफ्स हैं वो कहता है कि आपने उसमें ये वाली कंडीशंस कुछ हैं, ये हम अप्लाई कर सकते हैं और ये अप्लाई नहीं कर सकते। हालांकि नॉर्मल लाइफ में हम ये चीजें अप्लाई करते हैं, लेकिन आपने टेंसर के अंदर इनको यूज नहीं करना, बाकी इन सब को यूज करना है। तो सबसे पहला है कि अगर ए आई जे एक्स जे प्लस वाई जे है, तो ये इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट के मानों में यहाँ पे यूज हो रहा है। तो आप लिख सकते हो कि ए आई जे इसके साथ भी जा सकता है और इसके साथ भी जा सकता है, तो तब ये दोनों टर्म्स इक्विवेलेंट हो जाती हैं। लेकिन ये चीज याद रखिएगा, यहाँ पे एक्स जे प्लस वाई जे है, यानी डिफरेंट उसने टर्म यूज किए हैं।
लेकिन अगर आपके पास इस तरह हो जाए कि एक्स आई प्लस वाई जे आ जाए, तो दोनों में डिफरेंस आप खुद देखें क्या था, इसमें इंडेक्स सेम था, इसमें इंडेक्स सेम नहीं है। तो अगर इंडेक्स सेम ना हो तो तब आप ये इक्विवेलेंट वाली प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते इसके ऊपर। ये टेंसर में फिक्स कुछ प्रॉपर्टीज है, ये आपको जबानी याद करनी होंगी। अदरवाइज आप खुद देखिए, हम सिंपल किसी बुक में पढ़ते हैं, अलजबरा ले लें, जो मर्जी बुक ले लें, उसमें हम कहते हैं कि इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो, आंसर हमेशा बराबर आता है। लेकिन टेंसर में ऐसा नहीं होता। टेंसर में इंडेक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इंडेक्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो उसमें से इसकी प्रॉपर्टीज ये है कि अगर इंडेक्स आपके पास सेम हो तब ये इक्विवेलेंट है, लेकिन अगर इंडेक्स डिफरेंट है तब ये इक्विवेलेंट नहीं है। और सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास कुछ इस तरीके से कुछ टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसमें दोनों में डिफरेंस आप खुद देखें क्या किया हुआ है, बस इसको उसने क्या किया, आगे पीछे किया हुआ है, यानी सिमेट्रिक जिसे कहते हैं, या ग्रुप में बड़ा बिलियन भी कह देते हैं उसे, कि एक्स आई वाई आई की जगह रिप्लेस की हुई है उसने। तो ये भी दोनों इक्विवेलेंट हैं। लेकिन इक्विवेलेंट क्या नहीं है, आप ऐसे नहीं लिख सकते, यानी इसको इसके बराबर नहीं लिख सकते। अब इसमें फर्क क्या है, इंडेक्स चेंज किया है उसने, देखिए आई की जगह पे जे कर दिया और जे की जगह पे आई कर दिया। तो यानी हम अपनी मर्जी से इंडेक्स चेंज नहीं कर सकते, ये बात उसने यहाँ पर बताई है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में उसने क्या किया, नेक्स्ट में उसने ये बात कही है कि अगर आपके पास ए आई जे लिखा हुआ है, एक्स आई वाई जे है, तो वो इसके इक्वल होता है, यानी आई जे की जगह पे जे आई लिख सकते हैं। यानी कि जो आप नंबर ले रहे हो, कोई स्केलर ले रहे हो, वो नंबर में सिमेट्रिक प्रॉपर्टी इंडेक्स के ऊपर अप्लाई हो जाती है। फिर उसके बाद उसने सिंपल सी बात बताई है कि अगर आपके पास ए आई जे प्लस ए जे आई है तो आप उसको ट्वाइस करके लिख सकते हैं। ये टर्म तो फिक्स है, देखिए फिक्स लिखी हुई है। फर्क इतना आया कि ये दो टर्म्स ऐड हो सकती हैं। सिमिलरली इसमें भी अगर हम ऐसा करते हैं कि ए आई जे प्लस ए जे आई करते हैं, तो एक्स जे वाई जे जो है वो हमारे पास इसके यहाँ पे इक्वल नहीं आता। यानी सिंपल वर्डिंग में ये जे आई है, इधर आप आई जे नहीं कर सकते, इस चीज को भी याद रखिएगा। आपने क्या करना है, इस पूरे टेंसर में इंडेक्स याद करने हैं सिंपल वर्डिंग में, कि इंडेक्स कहाँ कहाँ पे मूव कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पर मूव नहीं कर सकते। पूरा काम हमारा इंडेक्स के ऊपर है। सिमिलरली अगर माइनस हो रहा है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से जीरो आ जाएगा। और ये सिंपल सी एक थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी कि ए आई जे के अगर इस तरीके से है तो हम इसको सेपरेट सेपरेट करके नहीं लिख सकते, यानी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें जैसे हम अपनी ऑफिशियल बुक्स में करते हैं, तो ये ऐसे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। फिर उसके बाद सिंपल क्रोनिकल डेल्टा की डेफिनेशन है, ये तो हर जगह यूज होती है, रियल ले लें, न्यूमेरिकल एनालिसिस ले लें, हर जगह पे इसका तो आपको पता होगा क्रोनिकल डेल्टा क्या है। क्रोनिकल डेल्टा में हमारे पास एक डेल्टा आई जे नोटेशन कहते हैं, हम कहते हैं कि ये क्रोनिकल डेल्टा है, लेकिन तब है जब ये जो आप इंडिसेस ले रहे हैं आई जे, अगर ये इक्वल हैं तब इसका मतलब आंसर हमेशा वन आएगा, लेकिन अगर डिफरेंट है तो आंसर हमेशा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। फिर यहाँ पे सिंपल सी मैंने जो है वो वैल्यूज आई जे की 3 तक लेके बता दिया है कि अगर आई वन वन सेम सेम हो तो वन आएगा, इधर भी वही बात थी, इक्वल हो सेम हो वन आएगा, और अगर हमारे पास डिफरेंट वैल्यू है तो हमारे पास इसका आंसर जो क्या है वो जीरो आ जाएगा। फिर सिंपल से एक एग्जांपल लेके क्रोनिकल डेल्टा को अप्लाई करना उसने बता दिया कि कैसे अप्लाई करते हैं। एक उसने एक्सप्रेशन लिखी हुई थी, इस एक्सप्रेशन में उसने क्या किया, फिक्स कर दी वैल्यू, यानी सबसे पहले उसने किसको वैल्यू दी, यहाँ पे आप खुद देख रहे हैं, इधर उसने आई को वैल्यू दी है, जे को फिक्स कर दिया है। फिर जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने ए को फिक्स किया था, बाकियों को वैल्यूज दी थी, सिमिलरली इसमें भी हमने ऐसे किया। लेकिन डिफरेंट इसमें क्या है कि हमने यहाँ पे क्रोनिकर की डेफिनेशन अप्लाई करनी है, यानी वन वन की जगह पे वन आ जाएगा, इसकी जगह पे जीरो आ जाएगा, इधर भी जीरो क्योंकि डिफरेंट है दोनों, यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा, डिफरेंट है, ये सेम है तो हमारे पास वन आ जाएगा। जब आप सिंपल सी डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये 3 टर्म्स आ जाएंगी। अगर आप इसको आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन में लिखें तो एक्स आई आ जाएगा, सिंपल सा आंसर है, इसमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट में हमने ये बताना है कि ये जो डेल्टा आई जे है ये पार्शियल एक्स आई ओवर एक्स जे के बराबर होता है। तो उसके लिए उसने सिंपल सी बात कही, देखें अगर आप आई इक्वल टू जे लेते हो तो ऊपर वाला इंडेक्स नीचे वाले के बराबर हो जाता है। सिंपल वर्डिंग में समझे, कट हो गया, वन आ गया, तो सिंपल सी बात है। फिर अगर हम डिफरेंट लेते हैं वैल्यू तो आप खुद देखो कि नीचे वाला वेरिएबल और है, एक्स जे पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा वाला एक्स आई है वो डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है। तो जब आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव लोगे किसी डिफरेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट, तो आंसर तो सारे बदे जीरो आता है, पार्शियल डेरिवेटिव का काम ही यही है। तो आंसर जीरो आ गया, तो इसका मतलब डिफरेंट पे आंसर जीरो आता है, और अगर आप सेम लेते हो तो आंसर वन है। तो इसका मतलब ये जो क्रोनिकल डेल्टा है ये पार्शियल एक्स आई ओवर एक्स जे के इक्वल होता है, क्योंकि दोनों सेम चीजों को सेटिस्फाई करते हैं। नेक्स्ट ये प्रूफ छोटे छोटे आ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एमसीक्यूज में पूछे जा चुके हैं।
वैसे तो हम यहाँ पे इसको डिटेल से करेंगे, लेकिन आपने ज़बानी इसकी स्टेटमेंट याद रखनी है, ये सारे आ चुके हैं पहले, सो इसको गौर से समझिएगा कि कैसे करना है। सिंपल, आपने ये इक्वेशन ली, उसने क्या किया, इसमें सेम उसने जे को फिक्स कर दिया, आई को पहले वैल्यू दे दी। आप अगर चाहें तो जे को वैल्यू दे सकते हैं, आपकी मर्जी है, आई को फिक्स कर दें, फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। उसने वैसे जे को फिक्स रहने दिया पहले और आई को वैल्यू दे दी, फिर उसने सिंपल वैल्यू दी, फिर उसके बाद उसने जे को वैल्यू दी। सिंपल सी, जैसे पीछे करके आए हैं हम, 3-4 क्वेश्चंस कर चुके हैं, सेम आपने ऐसे वैल्यू देनी है। अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। जारी बात है, ये डेल्टा यूज है, क्रोनिकल डेल्टा की डेफिनेशन में है। आपको पता है सेम का आंसर 1 आता है, इसकी जगह 1 आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इसका भी 0, इसका भी 0 आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा, इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0 आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। तो सिंपल, जब हमने इसे सिंप्लीफाई किया तो a1 प्लस a2 प्लस a3 आ गया, तो मैंने कह दिया कि ये ai के बराबर है। तो देखिए हमारे पास ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई। अब शॉर्ट मेथड क्या है तैयार करने का, जारी बात है, अब वहां पे जाके अब आप इतना बड़ा प्रूफ तो नहीं करने बैठेंगे, तो जारी बात है आपको कुछ शॉर्ट मेथड का होना चाहिए कि आप कर देंगे भैया, विद इन सेकंड कर जितना लें। के कैंसिल होगा तो आई जे आ जाएगा। हाँ जी, तो यही आप देखें कि सिंपल जे जैसे खत्म, आई बच गया तो आई आ गया। अब ये चीज याद रखिएगा कि डेल्टा जब ए से मल्टीप्लाई होता है तो ए आता है, क्योंकि बाकी एग्जांपल में जब डेल्टा डेल्टा से मल्टीप्लाई होगा तो डेल्टा आएगा। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे डेल्टा ही लिख देते हैं, रट्टा उन्होंने कुछ ज्यादा ही लगा लिया होता है। तो इस चीज को देख लीजिएगा, अगर ए है तो ए आएगा, अगर डेल्टा डेल्टा से हो रहा है तो डेल्टा आ जाएगा। इसको भी जबानी ऐसे समझ सकते हैं कि के से खत्म हो गया, आई जे आ गया। सिंपल याद रखने का जबानी तरीका यही है। बाकी इसका कैलकुलेशन सेम वैसे ही वैल्यूज ही देनी है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, डेल्टा आई आई 3 के इक्वल है, डेल्टा आई के 3 के इक्वल है, ये भी 3 के इक्वल है। ये एमसीक्यूज में भी काफी बार आ चुका है। इसको सिंपल आप डेल्टा आई आई लिखे हैं, वैल्यू दे दें आई को 1 2 3। आपको पता है ये भी 1 है, क्रोनिकल डेल्टा के अकॉर्डिंग ये भी 1 है, ये भी 1 है, 1 + 1 + 1 3 होता है। ये सिंपल सी बात है। बहरहाल आप फिंगर टिप्स पे याद कर लें कि ये 3 होता है, क्योंकि आगे लेंथी प्रूफ्स आएंगे, फिर हम जबानी इन्हीं शॉर्ट सी जो डेफिनेशन है इनको यूज करेंगे। और इसको भी ऐसे तैयार कर लें कि देखिए दोनों सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। ऊपर आपने कहा था सेम सेम पे आंसर 3 है, तो खुद इसको ऐसी जबानी भी याद कर सकते हैं कि इसका आंसर भी 3 के इक्वल है। अगर आप वैल्यूज दे के भी पुट करना चाह रहे हो चेक, तो खुद ही आप देख लेंगे 3 आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ क्रोनिकल डेल्टा। सिंपल सी बात है ये भी। नेक्स्ट में जो है उसने साइकिल वाली डेफिनेशन यूज की है, देखिए ये लिखा हुआ है आई जे के आई। ये ग्रुप 3 में अगर आपको याद हो तो साइकिल बनाते थे, आई लिखते थे, फिर इधर जे लिखते हैं, फिर के लिखते हैं, वो ये वही साइकिल बना हुआ है कि आई टू जे टू के, तब भी इसका जो आंसर है वो 3 आएगा। सिंपल, उसने बताया कि पहले हम अगर 2 को सॉल्व कर लें तब हमारे पास ये आ जाएगा, ये बच जाएगा, इसको सिंपलीफाई सॉल्व करें तो सेम डेल्टा आई आई आ जाएगा और 3 आ जाएगा। अब आप आगे क्या करना है, आपने सिंपल ये 3-4 डेफिनेशन यूज करनी है, और यूज करके सारे के सारे प्रूफ आपके ऑटोमेटिकली फिंगर टिप्स पे आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट में ये देख लें, इस पर भी उसने ऊपर वाली प्रॉपर्टीज लगाई हैं, किया कुछ भी नहीं है। इसमें उसने पहले इन दो दो के लिए हल किया, सेम खुद सोचो, के से कट गया, क्या बच गया, आई एल बच गया, तो देखिए उसने आई एल लिख दिया। फिर फर्स्ट वाली बची थी फर्स्ट वाली, इसमें खुद देखें आई आई कट गया, क्या बच गया, जी एल बच गया, तो देखें जे एल आ गया। सिंपल, मेरे राइट पास साइड नेट है लेफ्ट के भी। इक्वल आ गई। इसमें भी आप ऐसे करना है सेम, पहले आप इन दो को सॉल्व कर लें, सेम सेम से कट जाएगा, जे से कट गया, आई के आ गया, देखिए अभी आई के आ आज गया। इधर मौसम आपने लग रहा पहली वाली डेफिनेशन अप्लाई की तो है डेल्टा आई आई आ गया। अच्छा सिंपल सी बात है। ये तो यूनिट वेक्टर करते का आपको हैं। कुछ आइडिया होगा कि आई जे के इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, और हर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। ये सिंपल सी बात है, ये माइंड में रखिएगा, अभी हम इसको आगे यूज करेंगे। यहाँ पे यूनिट वेक्टर की जगह पे हम ई का वर्ड यूज करेंगे, ये उसने स्पेसिफिक बुक में बताया हुआ है कि हम आई जे के की बजाय ई आई कैप और ई जे कैप यूज करेंगे। ये मर्जी थी राइटर की, तो आप आई जे के की जगह पे ये नोटेशन यूज करेंगे। अब ये चीज उसने क्या, डेल्टा आई जे के बराबर होती है। सिंपल सी बात है। अब आपको पता है डॉट का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट, ये आपने पढ़ा ही होगा कि इसको कैसे लिखते हैं। ई आई का आप मैग्नीट्यूड लिया, इसका मैग्नीट्यूड लिया, कॉज ऑफ थीटा लिख दिया। डॉट में ये होता है, क्रॉस में आपको पता है साइन थीटा यूज करते हैं, और डॉट में कॉज यूज करते हैं। सिंपल डॉट था, हमने इसके दर अगर एंगल 90 होता है और 0 डिग्री रखा, जब कॉस की जगह 90 रखा तो 0 आ गया, 0 रखा तो 1 आ गया। सिंपल, ये 0 1 हो गया, और मुझे पता चलेगा कि ये डेल्टा आई जे के इक्वल था। तो इसका मतलब ये जो यूनिट वेक्टर्स, दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स को अगर हम उसका डॉट प्रोडक्ट लें तो वो हमारे पास डेल्टा आई जे के इक्वल होता है। आज के लिए इतना लेक्चर काफी है, बिकॉज मीटिंग एंड होने लगी है, टाइम ऑफ हो गया इस मीटिंग का।
अगर कोई क्वेश्चन वगैरह ग्रुप में पूछ सकते हैं, बिकॉज मीटिंग एंड होने वाली है।